बस ये सर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और पत्रकार भाइयों से क्षमा चाहता हूँ कि दिवाली के दिन भी आप लोगों पर कष्ट करना। कल मैंने जयदीप राणा को लेकर जो ड्रग पेडलर है कुछ जानकारी देश और आपके सामने रखने का काम किया, जो कि एक गाने का फाइनेंस हेड था। ये जानकारी लोगों के सामने कल से कहा जा रहा है कि मैं किसी के बीवी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि महिलाओं तक ये पहुँच रहे हैं। पिछले लगभग 26 दिन में 2 महिलाओं के अलावा मैंने किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेकर कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। दोनों महिलाओं का उल्लेख इसलिए आया तस्वीर कि उनसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका उल्लेख आया। लेकिन जो लोग महिलाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या दूसरों की माँ बहनें ये महिलाएं नहीं हैं? कल किरीट सोमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा की माँ का उल्लेख किया, उनकी बहनों का उल्लेख किया। इससे पहले संजय राउत जी की बीवी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। खड़से साहब की पत्नी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। किरीट सोमैया महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी को बार बार उनका नाम लेकर आरोप करते रहे। क्या इनकी घर की महिलाएं हैं और बाकी महिलाएं नहीं? हमें लगता है कि अस्तर जो बीजेपी गिरा रही है, हमने कोई अस्तर नहीं गिराया। ये सीधे लोगों को समझना पड़ेगा। कल मैंने जो भी आरोप लगाए, कोई आरोप हमने हवा में किसी पे नहीं लगाया। ड्रग पेडलर गाने का ये फाइनेंस हेड है, ये सवाल हमने खड़े किए। और कल देवेंद्र जी ने, जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कुछ मुझ पर आरोप लगाए और उन्होंने एक बात कही कि मैं आरोप लगाने के बाद कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। देवेंद्र जी, आपका निकटतम वानखेड़े है, पंचनामा मंगा लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, उसका पंचनामा है और मैं मीडिया के साथियों को पंचनामा साझा कर दूँगा। लेकिन वानखेड़े 14 जनवरी के दिन जब मेरे दामाद के घर पे छापामारी कथित कही गई, तब मीडिया बड़े जोर और शोर से रिपोर्टिंग कर रहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर पे छापेमारी है और बड़े पैमाने पे ड्रग मिला। हमें लगता है मीडिया के साथियों को भी गुमराह किया गया और मैं पंचनामा दे देता हूँ कि किसी भी प्रकार की रिकवरी हमारे दामाद के घर से नहीं हुई। क्या देवेंद्र जी आप देवेंद्र जी, आपने कहा कि चार्जशीट को कमजोर करने के लिए नवाब मलिक वानखेड़े पर हमला करता है। आप वकील हैं, वकालत की सनद आपके पास है।
आपकी जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, एनडीपीएस एक्ट में 6 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होती है और सजलानी और समीर खान वाले मामले में ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है। तो ये आपका आरोप कि मैं केस को कमजोर करने के लिए आरोप लगा रहा हूँ, तो इसके लिए आप माफी मांगिए। देवेंद्र जी, आपने कहा कि नवाब मलिक को इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया। उस पर सावंत कमीशन बैठा था, कमीशन की रिपोर्ट आई, विधानसभा में चर्चा हुई और उस विधानसभा की चर्चा में मैंने कहा कि 1 बार नहीं 100 बार मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, अगर जनता के हित में इस्तीफा देना पड़े। उससे आरोप लगाए गए कि माहिम स्थित जरीवाला चाल में भ्रष्टाचार हुआ है और कमीशन बैठाया गया, लोक आयुक्त की जांच बैठाई गई। उस पर आरोप ये लगाया गया कि नवाब मलिक ने कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है, कंटेम्प्ट किया है, कोर्ट के आदेश का अवहेलना की, कोई पैसे खाने का या कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे, डिफाइंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर के चार्जेस थे। जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो गलत तरीके से था, हमने स्टे दिया था और ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का अवमान नवाब मलिक ने किया है। उसी कोर्ट के सामने मामला गया, कोर्ट ने उसका कॉन्ग्निजेंस नहीं लिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसी कोर्ट के सामने रखा जाता है या उससे ऊपर की कोर्ट में। किसी कमीशन को, लोक आयुक्त को यह अधिकार नहीं कि कंटेम्प्ट पर वो किसी पे आरोप मढ़े। फिर भी हमने कमीशन को झेला, कमीशन के सामने चीजें रखी और उसमें आचरण को लेके हर दिन लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के लिए काम करना, ये आचरण जो है ये करप्ट है। इस तरह के चार्जेस लगे, लेकिन डिफाइंग कोर्ट ऑर्डर का ही हम पे मामला उठाया गया। हमने इस्तीफा दिया, रिपोर्ट आई और 2008 में दोबारा मंत्री हम बने। लेकिन जो जरीवाला चाल में 12 वर्सेस 250 लोगों की लड़ाई थी, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक ने या उस समय के मंत्री ने जो आदेश दिए थे वो सही है, उस आदेश का पालन हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। आपको इंतजार करने की जरूरत है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ नहीं। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों, औरों के पत्थर नहीं मारता। मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी से सीधा मेरा सवाल है, क्या 5 साल तक राज्य के मुखिया थे, गृह विभाग आपके पास था और शायद पूरा महाराष्ट्र जानता है, सबसे मुखर कोई देवेंद्र जी के कामकाज पे या पिछली सरकार पे सवाल उठाता था, उसका नाम नवाब मलिक है। और देवेंद्र जी आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में। आपको चेताया था मैंने। आपका भाई शहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी। आप जब चिंगूर वालों के घर पे जाते थे, हमने आपको चेताया था एक बार कि यहाँ मत जाइए। हमने
हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की। अगर उस समय उस होटल के फुटेज अगर मैं जारी कर देता तो शायद लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध है। अगर इतने हमले करने के बाद भी आप खामोश रहे, हमें लगता है कि एक राज्य का मुखिया अगर उसको जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति नेता किसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसी समय कार्रवाई करते और मुझ पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमें लगता है कि जो सच्चाई सामने आ रही है उसको लेकर कोई हवा में तीर मार देने से मामला बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं देवेंद्र जी से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में इस शहर में मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग होती है कि शहर में पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, शहर में क्या क्या चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, फोर सीजन होटल में लगातार ड्रामा लेट्स ब्रिगेड मैच इस तरह की पार्टी का आयोजन होता रहा। उस पार्टी का आयोजक कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का आयोजक कौन था? क्या आपको जानकारी नहीं थी? और आपके रहते हुए पार्टी चल रही थी, सरकार बदलने के बाद पार्टी बंद हो गई। इस पे आज मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि ये पार्टी का आयोजक कौन? क्या आपकी जानकारी नहीं थी कि 15 करोड़ रुपए की पार्टी चल रही है? क्या आपका पुलिस या तंत्र ये पूरी तरह से कमजोर था? ये सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये कहना कि वानखेड़े पर दबाव मैं इसलिए बना रहा हूं कि दामाद का केस हल्का हो जाए। 8.5 महीने तक उस मामले पे कभी मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं किया। लगातार आप लोग बोलते रहे कि इनका दामाद ड्रग के केस में बंद है, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी। पिछले महीने की 13 तारीख को वो ऑर्डर सामने आई, उसे बताया गया ये साफ है, न्यायालय में लड़ाई चल रही है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो जानकारी मुझे है कि शाली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसोजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसोजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसोजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया और वो कह रहा है कि एनसीबी के लोग उसमें नहीं थे। तो एनसीबी के कार्यालय में किरण गोसावी क्या कर रहा था? एनसीबी के डायरेक्टर के पीछे बोर्ड पे किरण गोसावी कैसे खड़ा था? कैसे 13 लोगों की तस्वीरें चिन्हित करने के लिए सभी को बांटी गई? किस तरह से डीजी एनसीबी कह रहे थे 3 तारीख के रात में कि देश के इतिहास में पहली बार मिड समंदर में एक कार्रवाई हुई है। दावा किया जा रहा था कि 15 दिन से प्लानिंग चल रही थी। पूरा फर्जीवाड़ा ये जो है ये वानखेड़े रच रहा था। हमने पहले दिन से गोसावी पे सवाल खड़े किए, भानुशाली पे सवाल खड़े किए, हमने फ्लेचर पटेल पे सवाल खड़ा किया, हमने 3 लोगों को क्यों छोड़ा ये सवाल खड़ा किया। लेकिन हर बार सत्यमेव जयते कर भागने लगे।
कि फर्जीवाड़े का खेल ये छोटा मोटा नहीं। 15 of 2020 एक केस समीर वानखेड़े के आने के बाद एनसीबी ने दर्ज किया। उसी केस में सारा अली खान को हाजिर कराया गया। उसी केस में श्रद्धा कपूर को बुलाया गया। उसी केस में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री को 15 of 2020 की केस में बुलाया गया। आज तक न वो केस बंद हो रहा है, चार्जशीट हो रही है। ऐसा क्या है कि 14 महीने तक कोई केस बंद ही नहीं होता है। इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए और हमने कहा कि उगाई मालदीव में हुई है। 2 तस्वीरें हमने डाली, एक दुबई की, एक मालदीव की। ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया। बहन दुबई गई, आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता। इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम की, इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं। ये सारी कार्रवाई राजनीतिक सरकार को बदनाम करने के लिए, नेताओं को डराने के लिए है। हम ये साफ कह देते हैं कि फिर ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बारी अनिल परब जी की है। नेताओं को डराना और सत्ता के दुरुपयोग का काम बंद हो। ठीक है, अनिल देशमुख जी को आपने गिरफ्तार किया है, कानून अपना काम करेगा। फर्जीवाड़े से लोगों को फंसाओगे, आज नहीं कल चीजें सामने आएगी। लेकिन परमवीर सिंह कहाँ है, इसकी जवाबदेही ये केंद्र सरकार की है। महाराष्ट्र से वो पंजाब चले गए, चंडीगढ़ चले गए, उसके बाद लौटे नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि वे विदेश में, तो भागने के 3 ही रास्ते हैं। लुकआउट नोटिस के बावजूद कोई व्यक्ति देश छोड़ के या तो हवाई जहाज से जा सकता है या रोड के रास्ते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से नेपाल वाया अगर वो गए हैं तो तीनों जगहों पे सर, आपने बहुत सारी चीजें कही, एक चीजों को सिलसिलेवार तरीके से पहले